जी, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड से क्या मुराद है? बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि बेंजीन रिंग्स तो कंपाउंड्स के अंदर होनी ही। अब अगर एरोमेटिक एसिड्स की एसिडिटी के बारे में बात करें तो क्या होता है, अगर सिंपल बेंजोइक एसिड लें, इसको बोला जाता है एरोमेटिक एसिड। अगर इसके आर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन के ऊपर, आर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ जाए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? एनायन को स्टेबलाइज करते हैं। मतलब इससे बनने वाला एनायन या इससे बनने वाला एनायन स्टेबलाइज्ड होगा, मतलब कि स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इससे। और ये स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं दोनों एक ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड से कि जिसके मेटा या पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो। मतलब कहने का सिंपल बेंजोइक एसिड है, उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ होगी, उसका अपना एक पीके वैल्यू होगा। अगर उसके आर्थो, मेटा, पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ चुका है, उसने क्या करना है? स्टेबलाइज करना है एनायन को किसी भी तरीके से, -I लगा के, -SC लगा के, -M ग्रुप लगा के उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है सिंपल से कम हो जाती है ऐसे एसिड की जिसके मेटा या पैरा के ऊपर ERG का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, +I ग्रुप, +HC ग्रुप या +M ग्रुप। तो वो उनका काम है इलेक्ट्रॉन देना, एनायन को डिस्टेबलाइज करना, तो एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ गौर करने की है कि इसमें आर्थो नहीं लिखा। ठीक है, इसमें आर्थो नहीं लिखा। आर्थो के बारे में एक बात लिखेंगे, इफ एनी ग्रुप, वो कौन सा हो सकता है? ERG या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन आर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड, देन irrespective ऑफ इट्स नेचर, मतलब ग्रुप कोई भी तरह का हो, इट इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ जनरली देन कार्बोक्सिलिक या बेंजोइक एसिड। कहने से मुराद एक ऐसा बेंजोइक एसिड जिसके आर्थो पोजीशन पे आप कोई ग्रुप लगा दें G, और ये G क्या हो सकता है? ERG भी हो सकता है और EWD भी हो सकता है, कोई एक ग्रुप हो सकता है। ये हमेशा स्ट्रॉन्गर निकलता है सिंपल बेंजोइक से। ठीक है, मतलब EWD होगा, स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा। ERG हो और आर्थो पे हो, ERG हो और आर्थो पे हो, वो भी स्ट्रॉन्गर निकलता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। एक इफेक्ट है जिसको नाम दिया गया है आर्थो इफेक्ट। मतलब बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजीशन पे बेशक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आ जाएं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाएं, उनका काम है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पेरेंट एसिड से बढ़ाना। इसको क्या बोला जाता है? आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मोर द आर्थो इफेक्ट, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जितना ज़्यादा आर्थो इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब आर्थो इफेक्ट जनरेट क्यों होता है? इसकी एक्सेप्शंस भी हैं दो, एक्सेप्ट
याद रखेंगे OCH3, यानी कि आर्थो पे OCH3 आ जाए या NH2 आ जाए, ठीक है, या NH2 आ जाए, तो उस केस के अंदर ये आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। बाकी कोई भी बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजीशन के ऊपर ग्रुप ले आएँ, छोटा ले आएँ, बड़ा ले आएँ, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पेरेंट से तो ज़्यादा ही होती है, एक्सेप्शन याद रखनी है, ठीक है। अब ये आर्थो इफेक्ट अराइज क्यों होता है? रीज़न फॉर आर्थो इफेक्ट, हम लोग एक बेंजोइक एसिड लेते हैं सिंपल वाला, जिसके आर्थो पे कुछ नहीं लगा हुआ, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब अगर इसमें रेजोनेंस करवाएं, ये लोन पेयर, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? ये बेंजीन रिंग, CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने लोन पेयर दिए हैं, और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा बेंजोइक एसिड लेते हैं हम लोग जिसके आर्थो पे कुछ लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं G कोई ग्रुप लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी हो सकता है। अब आपको तो पता है कि आर्थो पोजीशन के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप आ जाए और वो बल्कि भी हो, वो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस करता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस रुक जाती है। अब लिखने में ये ऐसा है क्योंकि आर्थो पे ये ग्रुप आ चुका है, हमने SIR इफेक्ट भी पढ़ रखा है, तो SIR के अकॉर्डिंग अगर कोई बल्कि ग्रुप आर्थो पे आ जाता है तो ये जो बॉन्ड है ये अगर वैसे प्लेन में माने, और ये जैसे मेरा हाथ है, तो अगर ये ग्रुप ऐसे होगा, अगर आर्थो पे कोई चीज़ आ जाएगी तो ये ग्रुप ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि रेजोनेंस बेंजीन की स्टॉप हो जाएगी, बेंजीन की क्या हो जाएगी? रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगी। मतलब कहने का ये बनाने में ऐसा है, लेकिन ओरिजिनल कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O, अगर इसमें भी रेजोनेंस करवाएं तो कैसे होगी? ये इधर, ठीक है, तो कैसे होगा? O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, और यहाँ पे G लगा हुआ है, और यहाँ पे बॉन्ड भी है इसी तरह, ठीक है। अब ऑक्सीजन प्लस चार्ज्ड है, अब अगर प्रोटॉन निकले तो इस ऑक्सीजन का न्यूट्रल स्टेटस होगा, ये भी प्रोटॉन अगर निकले तो ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेटस रखना चाहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है? न्यूट्रल रहना चाहती है। न्यूट्रल होने से यानी कि चार्ज को नलीफाई करने से स्टेबिलिटी मिलती है। तो अब क्या होता है कि ये बनाने में तो ऐसा है, लेकिन ये आर्थो पोजीशन पे ऐसा है, तो इसका मतलब है ये SIR कर रहा होगा। SIR अगर कर रहा होगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ कैसा हो जाएगा? इस तरह का, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH साथ में प्लस चार्ज, यहाँ पे G ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब अगर बेंजीन रिंग को आप ऐसे प्लेन माने जैसे मेरा हाथ है, तो ये बॉन्ड इस तरह होगा कुछ, ठीक है, आपकी तरफ। इसका मतलब क्या? आउट ऑफ द प्लेन चला गया है। अगर ये यहाँ से प्रोटॉन निकाले, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये प्रोटॉन निकाले तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। जो ही ये प्रोटॉन निकालने लगता है ऑक्सीजन, क्योंकि क्या है? प्लस चार्ज है, ये इधर से बैक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो आउट ऑफ प्लेन जा चुका है इस तरह, तो ये सप्लाई नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ये H+ फायर रेडिली हो जाता है या जल्दी हो जाता है। मतलब कहने का, क्योंकि आर्थो पे कोई ग्रुप आ चुका है, आर्थो पे जब कोई ग्रुप आ चुका है तो बेंजीन रिंग का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन ऐसे जा चुका है, ठीक है। ये एक प्लेन में ही है। तो रेजोनेंस क्या होती है? पैरेलल p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल। जब ये H+ फायर करने वाला होता है ऑक्सीजन, ये पीछे से बैक सप्लाई इलेक्ट्रॉनों की देता है, जिसकी वजह से H+ नहीं निकल पाता। यहाँ पे तो सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि ये अगर इस रिंग को ऐसे माने हाथ है और ये इस तरह है, पैरेलल p ऑर्बिटल्स नहीं रहे तो बैक सप्लाई नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ने अब न्यूट्रल स्टेटस लेने के लिए इसको फायर करना ही करना है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं
the fire of H plus is difficult due to back supply of electrons। लेकिन इसमें क्या है, the fire of H plus is easy due to SIR या रेजोनेंस स्टॉप्ड, मतलब कि रेजोनेंस रुक चुकी है। यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ऑक्सीजन को नलीफाई करती है, प्रोटॉन नहीं निकल पाता। यहाँ पे सप्लाई इलेक्ट्रॉनों की नहीं आ रही, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को मजबूरन H+ निकालना पड़ता है। मतलब कहने का ये आसानी से प्रोटॉन निकल रहा है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड, इसका प्रोटॉन आसानी से नहीं निकल रहा। ईज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू बैक सप्लाई। ये क्या हो जाएगा फिर, वीकर एसिड। तो क्या रिजल्ट निकालते हैं हम लोग कि आर्थो पे अगर ERG हो या EWD हो, दोनों ही स्टीरिक इनहिबिशन इफेक्ट काज करते हैं, SIR इफेक्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, क्योंकि H+ जल्दी निकलता है अपने पेरेंट एसिड से। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो अगर इसकी रीज़न दें हम लोग तो बोलेंगे कि SIR इफेक्ट की वजह से आर्थो इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू SIR इफेक्ट स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये पुरानी वीडियोस के अंदर लेक्चर मौजूद है। ड्यू टू SIR इफेक्ट दी आर्थो इफेक्ट अराइजेज, ठीक है, आर्थो इफेक्ट अराइजेज। और आर्थो इफेक्ट के बारे में ये बात याद रखनी है कि अगर 4-5 एसिड दिए हुए हों और किसी एक एसिड में आर्थो इफेक्ट लग रहा हो, दूसरों में दूसरे इफेक्ट लग रहे हों, लाइक हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस, तो सबसे पहले SIR इफेक्ट को देखेंगे, उसके बाद कोई इफेक्ट दूसरा लगाएंगे। एक तो रीज़न ये है आर्थो इफेक्ट की, और दूसरी है हमारे पास रीज़न इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं बल्कि फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं कि एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, एक्सेप्शनली आर्थो इफेक्ट को काज करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की अगर बात करें, एग्जांपल से करेंगे, लाइक हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके आर्थो पोजीशन के ऊपर OH लगा हुआ है, ठीक है। अब जब ये आयोनाइज होगा, -H+ करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे इसको, CO पे नेगेटिव, यहाँ पे O पे नेगेटिव, 1/2 1/2 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। हमें पता है कि H+ निकलने के बाद एनाइन बनेगा, जो एनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा इस तरह, -1 चार्ज होगा, 2 ऑक्सीजन पे फैला होगा, तो -1/2 -1/2। अब यहाँ पे देखें, प्रोटॉन निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन चुकी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितने मेंबर है, 6 मेंबर्ड, ठीक है ना। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऊपर से 6 मेंबर, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। अब कहने से मुराद क्या है कि ये अगर एसिड दिया हुआ है आप लोगों को, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है, एक प्रोटॉन फायर करे, 6 मेंबर की रिंग बन रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, और एनाइन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ये H+ देगा ही देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका अगर प्रोटॉन निकलवा देंगे, अगर एक और एग्जांपल लें, C+O आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, प्रोटॉन निकलवाएंगे। अब अगर इसको आयोनाइज करें तो C+O आएगा। अगर इसको आयोनाइज करें, C-1/2, CO -1/2, यहाँ पे भी O -1/2, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, एक इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है।
देखें 2 रिंग्स बन रही हैं, एक ये वाली रिंग बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ और दूसरी ये रिंग बन रही है, मतलब 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग बन रही हैं और 2 बन रही हैं, वो इतनी बन रही हैं 2। इसका मतलब क्या है, इस एसिड से ये वाला एनायन मिला जो कि एक 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड है। इस 2 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग्स बन रही हैं तो ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, तो इसका मतलब है ये एसिड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड का टाइप है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा, स्ट्रॉन्गर एसिड, इसकी स्टेबिलिटी कम, इससे वीकर एसिड। ठीक है। अगर इसके दूसरे डेरिवेटिव्स की बात की जाए, जैसे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मेटा पे OH लगा दें और C डबल बॉन्ड OH पैरा पे OH लगा दें, ठीक है। इसका एक एनायन बनेगा और इसका भी एनायन बनेगा। ये यहाँ से ग्रुप क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के दौरान देखा था कि +M से आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन ही डिस्टर्ब होती है, मेटा पे चार्ज नहीं आता। अब ये मेटा के ऊपर है, ये -I ही कर रहा होगा। ठीक है। मीजोमेरिक कहाँ पे ऑपरेट करता है, आर्थो पे और पैरा पे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना के देखे थे। ये पैरा के ऊपर है, यहाँ पे +M ग्रेटर देन -I कर रहा होगा ये। ठीक है। अब एनायन बनवा लें इनके, एनायन बनवाएंगे इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे एनायन बनाएंगे नेगेटिव चार्ज। इसके एनायन को +M की वजह से, क्योंकि +M तो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस का, तो डीस्टेबलाइजेशन मिल रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई भी कर रहा है इसको मीजोमेरिक से, तो ये हाईली डीस्टेबलाइज्ड। ये इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो दूर से लग रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन जितने भी हैं बहुत वीक लग रहा है, लेकिन खींचने वाला इफेक्ट तो लग रहा है। यहाँ देने वाला, यहाँ खींचने वाला। खींचने वाले एनायन को स्टेबलाइज करते हैं, देने वाले इलेक्ट्रॉनों को या एनायन को डीस्टेबलाइज करते हैं। मतलब ये वाला एनायन क्या होगा, इसका स्टेबलाइज्ड होगा, इसका एनायन क्या होगा, डीस्टेबलाइज होगा। इसका एनायन स्टेबलाइज्ड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड, इसका एनायन +M की वजह से डीस्टेबलाइज, ये वीकर एसिड। ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ये फिर वीकर एसिड। अगर इन चारों की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं इनको हम लोग, C डबल बॉन्ड OH, OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्गर सबसे होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली रिंग बनती हैं। फिर एक वाला OH। ठीक है। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड OH मेटा वाला, फिर उसके बाद पैरा वाला सबसे एंड में। ठीक होगी बात। तो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा, Ka का ऑर्डर। किसका ऑर्डर आ जाएगा, Ka का ऑर्डर आ जाएगा। एक और लेते हैं एग्जांपल, C डबल बॉन्ड OH, आर्थो पे नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं NO2। अगर इसको आयनाइज करवाएं -H+, तो बनेगा C, यहाँ पे ऐसे ये रिंग तो इसी तरह रहेगी। और नाइट्रोजन को अगर खोल के लिखें, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, डबल बॉन्ड O, उसके बाद O नेगेटिव। ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर है ग्रुप का। अब आप ये देखें, इसके ऊपर फॉर्मल प्लस चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चल पड़ती हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चल पड़े तो कुछ ना कुछ चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है। चार्जेस के न्यूट्रलाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब है ये आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग के जाएगा। क्यों? क्योंकि बनने वाला एनायन क्या है, स्टेबलाइज्ड एनायन है। जब ये स्टेबलाइज्ड एनायन होगा तो ये वाला एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है। मतलब इसमें क्या क्राइटेरिया है, एनायन बन रहा है वो चार्ज स्टेबलाइज्ड है या यहाँ पे चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे NO2 लेते हैं हम लोग। C डबल बॉन्ड OH, एक बार NO2 यहाँ पे ले लेते हैं, एक बार NO2 नहीं लेते किसी भी पोजीशन के ऊपर। ठीक है। एनायन बनवाएंगे जब, इस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा।
ये तो एसिडिक साइड है, इसका मतलब नाइट्रो ओनली -I कर रहा है इधर से। यहाँ पे नाइट्रो क्या कर रहा है, -M ग्रेटर देन -I कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा इन तीनों में से कैसे डिसाइड करेंगे? अब इस एनाइन को मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट के तहत स्टेबिलिटी मिल रही है। मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब कहने का ये चार्ज डायरेक्टली रेजोनेंस इफेक्ट से नाइट्रो ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ मीज़ोमेरिक से खींच रहा है। यहाँ पे ओनली इंडक्टिव ऑपरेट हो रहा है। मीज़ोमेरिक इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जब इसका एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मतलब तीनों में से अगर इसको 1 नंबर दें, 2 दें, 3 दें, तो 2 तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा। अब इन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ पे एनाइन बनवाएंगे कुछ तो कुछ स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे एनाइन बनवाएंगे कोई स्टेबलाइज चीज़ नहीं कर रही। इसका एनाइन थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू दिस, स्टेबल दी एनाइन स्ट्रॉन्गर दी एसिड, तो 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बात, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 1 3। अगर इन चारों को एक जगह लिखें तो क्या ऑर्डर आएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड OH, नाइट्रो सबसे आगे, क्यों, ये वाला स्टेबिलिटी मिल रहा है इसको। ठीक है, चार्जेस न्यूट्रलाइज डायरेक्ट हो रहे हो, सीधा सीधा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ठीक है, क्यों, उसको पता है प्रोटॉन निकालने से ये वाला काम होने वाला है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल एनाइन ज़्यादा एसिडिक करेक्ट। तो सबसे आगे ये, उसके बाद ये दरमियान वाला, क्योंकि इसको किससे स्टेबिलिटी मिल रही है, इसके एनाइन को -M से, या यहाँ पे NO2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आपके पास, C डबल बॉन्ड OH NO2, उसके बाद सिंपल वाला। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इनका Ka का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बात सम अप कर सकते हैं कि एरोमेटिक बेंजोइक एसिड्स की अगर आपने एसिडिटी कंपेयर करनी है तो सबसे पहले प्रोटॉन निकालें। प्रोटॉन निकाल के एनाइन की स्टेबिलिटी देखें। अगर एनाइन की स्टेबिलिटी कुछ चार्जेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहे हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो सबसे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगा लें, जैसे ये लगाए हमने। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, मीज़ोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, और इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन लगाने की तरतीब याद रखनी है कि मीज़ोमेरिक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम लोगों ने करना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स कुछ लिखे हैं मैंने कंबाइन करके। एरोमेटिक एसिड की अगर एसिडिटी की बात करें, ये क्लोरो डेरिवेटिव्स लिखे हैं। अगर इसको 1 नंबर दें हम लोग, स्ट्रक्चर को 2 दें, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्रोटॉन देने वाली या प्रोटॉन डोनर साइट ढूंढा करें। ये है प्रोटॉन डोनर साइट्स, मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे बनने वाला, इस पे बनेगा, इस पे बनेगा और इस पे बनेगा। ठीक है, अब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रुप्स का क्या इफेक्ट है। यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, एक तो आर्थो इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद -I कर रहा है, ग्रेटर देन +M, ये इफेक्ट कर रहा है। मेटा पोजीशन पे ओनली -I कर रहा है, क्योंकि मीज़ोमेरिक के तहत आर्थो और पैरा पोजीशन ही डिस्टर्ब होती हैं। यहाँ पे -I ओनली, यहाँ पे क्या कर रहा है, पैरा पे आ चुका है, तो यहाँ पे -I ग्रेटर देन +M करेगा ये, और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब आर्थो इफेक्ट वाला तो सबसे आगे, मतलब कहने से मुराद 1 तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्थो इफेक्ट के तहत बैक सप्लाई रुक जाएगी, H+ जल्दी फायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि H+ यहाँ से इन सब के मुकाबले में ये तो पहले निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद इन पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा लेंगे। कैसे, ये -I, ये -I, मतलब ये एनाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। पैरा के ऊपर -I और मेटा के ऊपर -I में अगर कंपैरिजन किया जाएगा, ये पास से -I ऑपरेट हो रहा है, ये थोड़ा दूर से -I ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एनाइन थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसका एसिड ये वाला स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2। अब ये भी हट गया और ये भी हट गया, अब रह के गए दोनों।
ये वाला सिंपल है, इसमें माइनस आई कुछ ना कुछ ऑपरेट हो रहा है, सिंपल वाले के अंदर कुछ नहीं ऑपरेट हो रहा, इसके अंदर माइनस आई ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये वाला इससे तो स्ट्रॉन्गर ही होगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आर्थो इफेक्ट वाले को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद ये वाला GOC लगाएंगे। इसकी अब प्रोटॉनिक साइड ढूंढेंगे, ये प्रोटॉन देगी, ये प्रोटॉन देगी, ये वाली प्रोटॉन साइड देगी। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसका क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले तो ये आर्थो इफेक्ट कर रहा होगा OA, ठीक है। उसके बाद प्लस HC भी कर रहा होगा हाइपर कंजुगेशन, और प्लस I भी कर रहा होगा। ये वाला क्या कर रहा होगा? प्लस I ओनली। ये वाला क्या कर रहा होगा? प्लस HC हाइपर कंजुगेशन भी कर रहा होगा और प्लस I भी, ठीक है। आर्थो और पैरा के ऊपर हाइपर कंजुगेशन और मीजोमेरिक एक्टिव होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें आर्थो और पैरा ही अफेक्टेड होते हैं, इसमें कुछ नहीं। तो लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे? इसमें तो आर्थो इफेक्ट है, मतलब कहने से पहला तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकलेगा। अगर 1 2 3 4 नंबर, अब इन तीनों में से डिसाइड करना है। इसमें भी देने वाला कुछ किसी हद तक लगा हुआ है, इसमें भी देने वाला किसी हद तक लगा हुआ है। ये इसको कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा, देने वाले डीस्टेबलाइज करते हैं, इसके अंदर कोई भी डीस्टेबलाइजेशन वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 4th हो जाएगा, ठीक है। अब ये देने वाले हैं, ये हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, ये इंडक्टिव से दे रहा है। हाइपर कंजुगेशन वाला ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा होगा, इंडक्टिव वाला कम डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। मतलब प्लस I इतना इफेक्ट नहीं करेगा, प्लस HC तो अच्छा खासा डीस्टेबलाइज करेगा। मतलब ये रिलेटिवली स्टेबल एनाइन, ये स्ट्रॉन्गर 1 4 फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखें 1 2 3 4 नंबर दे लें इसको। ये वाली प्रोटॉन डोनर साइट, ये वाली प्रोटॉन डोनर, ये वाली प्रोटॉन डोनर, ये वाली नेगेटिव चार्ज इन्हीं साइट्स पे आएगा, ठीक है। अब देखें सारे के सारे हैलोजिन आर्थो इफेक्ट तो कर ही रहे हैं, मतलब आर्थो इफेक्ट से नहीं जाएंगे, ठीक है। आर्थो इफेक्ट सारे कर रहे हैं, आर्थो इफेक्ट से हम लोग लॉजिक डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं पे हैलोजिन जुड़े हुए आ जाएं, उनके बारे में कुछ बातें लिख लें। In case of halogens, only -I effect is taken। हैलोजन के केस में -I इफेक्ट ही डोमिनेट करता है, क्योंकि हैलोजन क्या होते हैं? -I ग्रेटर देन +M, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से -I मीजोमेरिक को भी डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। मतलब कहने का सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं हैलोजेंस। फ्लोरीन की इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा -I, इसका उससे कम -I, इसका भी -I उससे कम, और सबसे कम -I इसका आ जाएगा। इसका एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज, इसका एनाइन उससे कम स्टेबलाइज, इसका एनाइन उससे कम स्टेबलाइज, और इसका एनाइन सबसे कम स्टेबलाइज, इसका एनाइन स्टेबलाइज सबसे पहले ये नंबर पे। तो क्या आएगा? 4 नंबर, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। हैलोजन आ जाएं आपके माइंड के अंदर फ़ौरन ये वाली बात क्लिक करनी चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर साइड देखेंगे, ये डोनेट करने वाली है, ये डोनेट करने वाली, ये डोनर साइट है और ये डोनर साइट है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब NO2 का क्या इफेक्ट है? आर्थो इफेक्ट भी इधर से कर रहा है, क्योंकि आर्थो पे लगा हुआ है। उसके बाद -M ग्रेटर देन -I कर रहा होगा। क्यों? आर्थो पे लगा हुआ है, खींच रहा है मीजोमेरिक से भी और इंडक्टिव से भी। ये वाला ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये एक तो आर्थो इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद +M ग्रेटर देन -I कर रहा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, बेंजीन रिंग में उतरेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है -M, एक तो ये आर्थो इफेक्ट कर रहा है, एक -M कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद -I भी कर रहा है। ये वाला लोन पेयर नाइट्रोजन का मौजूद है, एक तो ये आर्थो इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद आपके पास एक +M कर रहा है, उसके बाद ग्रेटर देन -I कर रहा है। ठीक हुई बात? तो एक बात आप लिखेंगे, व्हेन SIR इफेक्ट इज कॉमन
then we only see electronic effects, और वो कौन कौन से हैं? मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। जब यानी कि SIR या आर्थो इफेक्ट कॉमन हो, SIR इफेक्ट भी लिख सकते हैं और आर्थो भी, ठीक है, मतलब आर्थो SIR से होता है, तो SIR बोलो या आर्थो इफेक्ट बोलो, बात बराबर है। जब सब में कॉमन हो तो फिर जो एसिडिटी डिसाइड करते हैं वो हम लोग बेसिक कंसेप्ट से करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। अब इनमें अगर ऑर्डर दें हम लोग, अब सब में मीजोमेरिक मौजूद है, ठीक है ना, इसमें मीजोमेरिक, इसमें मीजोमेरिक, इसमें माइनस वाला M जो होता है वो एनायन को स्टेबलाइज करता है, यानी कि इसका एनायन और थर्ड वाले का एनायन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा इन दोनों के एनायन से, यानी कि इन दोनों से ये पहला और तीसरा तो हमेशा स्ट्रॉन्गर होंगे ही होंगे। अब इन दोनों में अगर डिसाइड करना है वो कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का -M ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बोनाइल -M, ठीक है बात, यानी कि नाइट्रोजन का -M ज़्यादा होगा जब कार्बोनाइल के -M से, तो इसका एनायन ज़्यादा स्टेबल निकलेगा इससे भी, तो क्या लिख देंगे 1, उसके बाद क्या लिख देंगे 3। अब इन दोनों को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डोनर है? नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन डोनर। अब देखें बेंजीन रिंग के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से उतार सकता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है रिंग में आसानी से नहीं पहुंचा सकता। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से उतार सकता है, मतलब +M इसका ज़्यादा, +M इसका कम। जिसका +M जितना कम वो उतना ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा फिर सेकंड, ठीक है बात। अब इसमें कैसे करेंगे? ये वाला प्रोटॉनिक साइट है, प्रोटॉन यहीं से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज यहीं आएगा, एनायन यहीं बनेगा। इफेक्ट्स देखना चालू कर देते हैं। नाइट्रो यहाँ पे -M कर रहा है ग्रेटर देन -I। मिथाइल क्या कर रहा है? +HC ग्रेटर देन +I। कार्बोक्सिलिक क्या कर रहा है? -M ग्रेटर देन -I, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। हम लोग अनजाने के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इनमें कॉमन है तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही हम लोगों ने कर दिया है। ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे काम नहीं करेगा, बल्कि सल्फोनिक एसिड काम करेगा एसिड के तौर पे, क्योंकि अगर 2 एसिडिक साइट आ जाएं जैसे ये आया है, तो उनमें से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, में से कौन प्रोटॉन देगा? जो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर होगा। तो हमें पता है सल्फोनिक एसिड्स आर ऑल स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि ये सल्फोनिक एसिड ही प्रोटॉन देगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा उस केस के अंदर, ठीक है। अब इसमें जब के डिसाइड करना है हम लोगों ने, तो सल्फोनिक वाले तो स्टेटमेंट हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी हुई है कि ऑल सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड है तो इसलिए 4th तो क्या हो जाएगा? सबसे आगे हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया या इसको डिसाइड कर लिया। अब इनमें करेंगे। अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है, मतलब कि स्टेबलाइजेशन वाले ग्रुप ढूंढने हैं। इसमें -M ऑपरेट कर रहा है, इसमें -M ऑपरेट कर रहा है। -M किसका ज़्यादा? नाइट्रो वाले का। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला। उसके बाद फिर -M इसका थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। मॉलिक्यूल है, अगर इसकी प्रोटॉनिक साइट हम लोग डिसाइड कर लें A, B, C, A, B और C, अगर पूछा जाए कि Ka का ऑर्डर क्या है इसमें, मतलब कि कौन रेडिली प्रोटॉन देगा, हमने स्टेटमेंट दे रखी है ऑल सल्फोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब B साइड तो हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकलेगी ही निकलेगी। अब इन A और C में डिसाइड कर लेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर नेगेटिव चार्ज बनाए और ये वाला नेगेटिव चार्ज बनाए, मतलब एनायन बनाए, ये वाला एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और ये वाला एनायन क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। और हमने एक और बात भी पढ़ रखी है कि ऑल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक वाले स्ट्रॉन्गर निकलते हैं, तो B फिर क्या आ जाएगा? A, और फिर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कंक्लूड करें एरोमेटिक एसिड्स को,
पहले आप क्या देखा करें, एरोमेटिक एसिड्स के अंदर प्रोटॉनिक साइड के प्रोटॉन कहाँ से रिमूव हो सकता है। प्रोटॉन को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज बनाएं, जैसे ये हमने चार्ज बनाए। फिर हर एक सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट पता होना चाहिए आपको, और ये इफेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, मीजोमेरिक है और इंडक्टिव है। हर एक को आप मेंशन कर लें और फिर देखें आर्थो इफेक्ट तो ऑपरेट नहीं करता। अगर आर्थो इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है फिर हर सूरत के अंदर वो स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा। उसके बाद जितने एसिड रह जाएं फिर उनको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिहाज से अरेंज कर लें। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाते हुए एक बात ध्यान में रखेंगे कि मीजोमेरिक सबसे डोमिनेंट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि ये एनायन बनता है, एनायन के केस में -m वाले, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले या माइनस इंडक्टिव वाले ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गर निकलते हैं। प्लस वालों को बाद में रखा जाता है क्योंकि वो डिस्टेबलाइज करते हैं एनायन को।